जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वर्ष 2026 को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे और चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। इस वर्ष दृष्टि आईएएस ने 53 टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। तो प्रिय व्यूवर्स, आज जो टेस्ट है वो आपका 3 है और इसका अंतिम और लास्ट पार्ट है, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वह नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर। देखो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कम करते हो। क्लियर? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप शेयर तो कर ही नहीं रहे हो। देखो यार, शेयर करोगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, चैनल ग्रोथ करता है, तो थोड़ी चीजें हमें अच्छी भी लगती हैं तो हम उसको लेकर के तत्पर रहते हैं ना। तो इसलिए कोई भी क्रिएटर्स है या कोई भी एजुकेटर है या कोई भी आप देखोगे है ना काम कर रहा है आपके लिए, तो आपका भी इतना दायित्व तो बनता है। तो इसीलिए वीडियो को हो सके तो यार देखो शेयर कर दिया करो। आपकी मन है, अगर आपका मन है तो कर दिया करो, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। चीजों को तो आप देख ही रहे हो, है ना। तो फिर उसके तरीके से चीजें सही नहीं रहती हैं, तो इतना दायित्व तो आपका बनता है। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। जैसे कि आपको मालूम है, इसमें 25% आपके जो क्वेश्चन देखने के मिलेंगे वो करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर कुमार। तो चलिए, इन सब के अलावा हम आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए बड़े सेंसिटिव विषय और टॉपिक पर भी कंटिन्यूअसली क्लासेस लाते रहेंगे और यूपीएससी से संबंधित अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। प्रिय व्यूअर्स, ये ज्योग्राफी का टेस्ट है और इसके साथ साथ ये हमारा तीसरा टेस्ट है। 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा टेस्ट हम आपके साथ में जल्दी ही परिचर्चा करेंगे। इसलिए आपको पहले से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपका पहुंचता रहे। क्लियर? हाँ, ये क्लास डेली बेसिस पर आपको 3 बजे मिलेगी, ये ध्यान में रखना। डेली बेसिस पर 3 PM पर आपकी क्लासेस मिलेंगी आपको। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। और हम पैटर्न अब थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। पैटर्न ये चेंज करने जा रहे हैं कि अब एक टेस्ट को 2 क्लास में कवर करेंगे। थोड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, लेकिन हम एक टेस्ट को 2 क्लास में कवर करेंगे, 50-50 क्वेश्चन करके। क्लियर? हाँ, चलिए। तो आप इस क्लास को देखा करें, ये आपको लाइव क्लास मिलेगी। क्लियर? बिल्कुल सर। तो चलिए आइए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 3 PM पर सारी क्लासेस होती हैं, ये क्लास भी आपको 3 PM पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कब मिलती है सर? 3 PM पर। तो ये 3 PM पर आपको क्लास मिलेगी लाइव चलती हुई, तो आप जाइएगा उसमें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। भारत में परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब कि PN, जो आपका पैन कार्ड होता है उसके बारे में, इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, बोला जाता है पैन कार्ड का। तो इस पे पूछा गया है आपसे, पैन कार्ड के ऊपर क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। देखिए, व्यवसाय या पैसे से संबंधित ऐसे किसी व्यक्ति को पैन प्राप्त करना अनिवार्य होता है जिसका टर्नओवर एक वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक हो। चैरिटेबल ट्रस्ट में पैन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी आय का आयकर अधिनियम के तहत कराधान से पूरी तरह छूट होती है। एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख से अधिक वित्त लेन देन में संलग्न प्रति एक निवासी संस्था और उससे संबंधित व्यक्तियों को पैन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। पूछा गया है आपसे कौन सा या से सही है, तो दीजिए इसका राइट आंसर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर पहले की बात कर ले, क्योंकि पैन कार्ड क्या है, आपका एक आयकर व्यवस्था को खासतौर पर रेखांकित करता है। इसका मूलभूत उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की कुल आय और जिन व्यक्तियों की आय है उसके लिए कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी बनाना है, और वित्त वर्ष के दौरान इसमें बुनियादी छूट सीमा से अधिक हो गई थी। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट पैन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत में कराधान से पूरी तरह से छूट प्राप्त होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चैरी ट्रस्ट को आयकर अधिनियम जो सेक्शन इसका जो सेक्शन आप पढ़ते हैं, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 139A, सेक्शन 139(4)A इसको कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, ना कि इसको छूट रखी गई है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। देखो अब एलिमेंट मेथड लगाओ, यहाँ पे A गलत, क्योंकि दूसरा गलत है, B गलत और D गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 और 3 पहला सही है। व्यवसाय या पेशेवर से संबंधित ऐसे व्यक्ति को पैन प्राप्त करना अनिवार्य होता है जिसका टर्नओवर 5 लाख से अधिक हो, और वित्त वर्ष में 2.5 लाख से अधिक वित्त लेन देन में संलग्न प्रत्येक निवासी तथा संस्थान और उससे संबंधित व्यक्तियों को पैन प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 64 नंबर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है उपर्युक्त देशों में से कितने यूरेशियन आर्थिक संघ मतलब कि EAEU से संबंधित है। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, अजरबैजान। तो दीजिए इसके बारे में राइट आंसर। देखो है क्या, खासतौर पर यूरेशियन आर्थिक संघ एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संधि बनाई गई थी। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें एक विविध व्यक्तित्व मतलब कि लीगल आप देखोगे पर्सनालिटी के साथ में अपने सदस्यों के बीच में वस्तु, सेवाओं और पूंजी श्रम के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करने का यह प्रयास करता है। इसमें जो सदस्य देशों की बात कर लें तो इसके अंतर्गत आपको आर्मेनिया देखने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ आपको बेलारूस मिलता है, कजाकिस्तान इसमें आता है, किर्गिज गणराज्य और रूसी संघ आपको देखने के लिए मिलेगा। रूसी और उसके साथ साथ किर्गिज गणराज्य। यहाँ पर अजरबैजान आपको इसमें तथापि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है। क्लियर, पांचवा जो माफ कीजिएगा छठा जो है ये गलत है, बाकी के इसमें 5 सही है। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस। तो कितने सही हैं इसमें? सी इसका राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 65 नंबर 65। देखो हाल ही में समाचारों में देखा गया विशेष रुपया बोस्टो खाता निम्नलिखित में से संदर्भित करता है। आपने क्योंकि ये चर्चा परिचर्चा आपको जब देखने के लिए ज्यादा मिली होगी जब यूक्रेन वर्सेस रसिया हुआ था, तो उस समय भारत ने क्या किया था, नोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट और बोस्त्रो अकाउंट ये चर्चाओं में आए थे। चलिए तो जरा इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं और एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भुगतान को सुगम बनाने के लिए किसी भारतीय बैंक द्वारा किसी विदेश बैंक के लिए रुपए में खोला गया खाता होता है, इसको क्या कहते हैं? बोस्त्रो कहते हैं। देखो होता क्या है जरा इस एग्जांपल से समझो। यहां पर मान लेते हैं ये है आपका IN कर लेते हैं इंडिया है, और इधर मान लेते हैं ये है आपका RU कर लेते हैं रसिया है। क्लियर। तो अगर मान लीजिए रूस की कोई बैंक यहां पर अकाउंट खोल रही है, जरा समझना, अगर यहां पर रूस की कोई बैंक खाता खोल रही है तो उसको बोलेंगे बोस्त्रो। क्या बोलेंगे? बोस्त्रो अकाउंट वह बोला जाएगा। और यदि भारत की बैंक रूस में जाकर के खोल रही है जैसे RBI, तो इसको कहेंगे नोस्त्रो बोस्त्रो अकाउंट होता है। क्लियर। हाँ, ये शब्द भी आपके क्या है, रशियन शब्द हैं, इसको ध्यान में रखना है। नोस्त्रो बोस्त्रो, वहां के बोस्त्रो वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अकाउंट होता है एक कराधान को लेकर के। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए मिलेगा। ये इसलिए चर्चाओं में रहे थे क्योंकि जो स्विफ्ट होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, तो उस पर खासतौर पर रसिया पर क्या कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, उससे बाहर कर दिया गया था। तो इसलिए नोस्त्रो बोस्त्रो अकाउंट के तहत हमने वहां पर तेल इत्यादि का व्यापार किया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? पहला, इसका आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा किया गया था। दूसरे में कह रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ने पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए। बताओ इसमें कौन सा सही है? वीडियो को पॉज करके राइट आंसर देने का कोशिश किया करो। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो हुआ क्या था, खेलो इंडिया जो जल खेल महोत्सव 2025 था, एक तरीके से कयांगिंग और केनोइंग और उसके अलावा रोइंग में पहली समेकित अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ओपन एज प्रतियोगिता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका आई। भारतीय खेल प्राधिकरण की बात कर ले, जम्मू कश्मीर खेल परिषद में आयोजित किया गया था और इसमें जो विंटर को भी दर्शाने का प्रयास हुआ था। तो ये बात आपकी सही है। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें देखो खासतौर पर हुआ क्या था, 21 से 23 अगस्त के बीच में ये डल झील में आयोजित हुआ था। स्वर्ण पदक इसमें 24 आए थे, नौकाएं 10 स्वर्ण पदक थे। क्लियर। हाँ, तो यहां पर अगर हम देखें 3 जो प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात कर लें, क्योंकि ये कह रहे हैं आपसे, तो 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आपका मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, इसके अलावा आपका केरल था। क्लियर। ये 3 स्टेट थे और इन्होंने क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ने पदक तालिका में शीर्ष नहीं, ये सेकंड आपका गलत है, फर्स्ट इसका सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर 67 नंबर। देखिए क्वेश्चन आपको आई होप कि विजुअल हो रहा है। बताओ फिर राइट आंसर। पारंपरिक खेल आप देखोगे धीरियो
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है खेल धीरियों के बारे में, तो 2 इसका राइट आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, यह गोवा का एक पारंपरिक सांड युद्ध खेल है जिसमें 2 विशेष रूप से पाले और प्रशिक्षित किए गए सांडों के बीच में शक्ति प्रदर्शन हेतु प्रतियोगिता होती है। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की तरह धीरियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संस्कृत खेल के रूप में मान्यता दी गई है तथा विनियमित शर्तों के तहत इसके आयोजन की अनुमति भी दी गई है। आपको बताना है कौन सा सही है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, ये गोवा में खासतौर पर धीरियो जो होता है, ये गोवा का एक पारंपरिक सांड खेल बैल के रूप में, युद्ध खेल के रूप में ये जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से मानी जाती है, जो 2 विशेष रूप से पाले और प्रशिक्षण बैलों के बीच में प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। परंतु दूसरा जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है कि ये तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की तरह ही धीरियों को भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सांस्कृतिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ष 1997 में मुंबई हाईकोर्ट ने, किसने? आपकी जो मुंबई हाईकोर्ट है उसने क्या किया था, तत्पश्चात उसी सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत में 1960 के अंतर्गत धीरियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी यह खेल सांस्कृतिक और पर्यटन कारणों से गोवा के कुछ गांव में अनौपचारिक रूप से इलीगल तरीके से होता है। परंतु आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट हो, चाहे वो भारत की सुप्रीम कोर्ट हो, इन्होंने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत क्या कर दिया था, इसको प्रतिबंधित कर दिया था। जबकि जो जल्लीकट्टू है, ये खासतौर पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन 2023 में इसको क्या है, सांस्कृतिक प्रथा मानते हुए वैध ठहरा दिया, तो इस पर हटा दिया था, लगा दिया था इस पे जल्लीकट्टू पर भी। तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे 1 देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर। देखो, क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कारकों में से कौन लाल सागर जैसे अवध बंद महासागरों, मतलब कि इनक्लोज सी में उच्च लवणता हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपसे बेसिकली इसमें पूछा गया है कि जो आपकी सैलिनिटी की कैपेसिटी, मात्रता जो होती है, जो आप देखोगे क्वांटिटी जो है वो कितनी है। होता क्या है, कई बार आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं कॉन्सेप्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो होगा क्या, जितने भी आपके क्लोज सी होंगे, मतलब कि बंद सागर होंगे, उसमें खासतौर पर जो सैलिनिटी है, खासतौर पर लवणता जो है उसके पानी में अधिक मिलेगी। खुले ओशन में खासतौर पर कम मिलती है, सक्रिय ओशन में ज्यादा मिलती है। तो आपको बताना है कि लाल सागर में क्यों ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये कह रहे हैं उच्च वर्षण और नदी प्रवाह। देखो यहाँ पर उच्च वर्षण नहीं मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर नदी प्रवाह तो होता ही नहीं। यहाँ पर जो खासतौर पर रेन शेडो कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो खासतौर पर मौसमी नदियां जो पानी पड़ती है और चला जाता है, लेकिन ये उच्च वर्षा यहाँ पर नहीं होती है और नदी प्रवाह भी नहीं होता है। बाष्पीकरण की उच्च दर के साथ लवणीय जल की सीमित प्रवाह होती हुई प्रतीत होती है। ये बात सही है क्योंकि टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। महासागरीय धाराओं के साथ इसका निरंतर मिश्रण है। निम्न वायुदाब और उच्च आर्द्रता नहीं, ये भी गलत और ये भी गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये लाल सागर जैसे आवर्ती समुद्रों में उच्च ताप और अत्यधिक शुष्क जलवायु के बाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। जब नदियां या सिर्फ वर्षा के रूप में स्वच्छ जल की प्रवाह अत्यंत कम रहता है, तो ये देखने के लिए आपको मिलता है। इसके लवणता स्तर की बात कर लें तो लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा 39 आप देखोगे सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात कर लें बाल्टिक सागर देशों में, जहां वर्षा और नदी प्रवाह अधिक होता है, तो वहां पर लवणता बहुत कम है। कहां पर? बाल्टिक सागर। और ये नॉर्थ में आपको मिलेगा, याद कीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, याद है आपको, फिनलैंड, तो वहां पर आपको मिलता है। और इसमें लवणता लगभग 7 से कितनी होती है, 8% तक हो सकती है, बस इतनी। क्लियर? हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाल सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण आप देखोगे आवश्यक का संयुक्त प्रभाव देखा जाता है, तो बी इसका राइट आंसर है, बाकी केस में सब गलत है। क्वेश्चन है आपका 69 नंबर। यहां पर महासागरीय धारा एक तरफ देके रखी है और धारा के प्रकार है, मतलब बेसिकली ये आपका बड़ा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो समझ लो आपकी तैयारी ज्योग्राफी में बहुत वीक स्तर पर चल रही है। आइए देखो, हम्बोल्ट की धारा, ब्राजील की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा बड़ी सुमेलित है। देखो
अगर हम बात कर ले हम्बोल्ट की धारा, जो हम्बोल्ट की धारा आपको देखने के लिए मिलती है ये कहां पर चलती है, ये ठंडी जलधारा है और ये खासतौर पर ब्राजील वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बात एकदम सही है। किधर चलती है सर, ये कुछ इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ये धारा, ये क्षेत्र है ना साउथ अफ्रीका, तो यहां से चलती है हम्बोल्ट की धारा। तो ये ठंडी जलधारा है बेसिकली, क्लियर। हाँ, ब्राजील की धारा ये इधर चली जाती है, ये गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा उधर है और ये ठंडी जलधारा है, उधर से आती है इस प्रकार से। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये जो ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये कुछ इस प्रकार से आती है और ये गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं, तो चारों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसमें कोई दोहरा ग्रह है नहीं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बात ध्यान में रखनी है, जो भी जैसे मान लीजिए ये आइलैंड है, इसके आइलैंड के पश्चिम में चलने वाली हर एक कोई सी भी ओशियन करंट हो वो सब क्या होगी, कूल होगी, कूल, एकदम कूल ठंडी जलधारा होगी। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से चलने वाली उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जो भी आपकी ओशन करंट होंगी वो सब गर्म होंगी, और ध्रुवों से चलने वाली जो धाराएं हैं इक्वेटर की तरफ वो सब क्या होंगी, ठंडी जलधाराएं होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यहां से भी कई चीजें आप सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना ही काफी है समझाने के लिए। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिकली भारत में जो बरसात आपको देखने के लिए मिलती है, तो भारत में जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कुछ इस प्रकार से भारत में बरसात होती है, क्लियर। कुछ इस प्रकार से मानसून आता है और बारिश करता है, यहाँ पर रेन शैडो जोन बन जाता है। ये आपका वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न में ज्यादा बारिश होती है, और ये मोसिन राम का क्षेत्र है, गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में, यहाँ पर लगभग 1000 सेंटीमीटर तक बारिश चली जाती है। विश्व की सर्वाधिक बारिश भी यहीं पर होती है, टेम्परेचर भी यहीं पर होता है, और विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल भी भारत में ही है। तो भारत अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, आप देखो कि विविधता से भरा हुआ एक देश कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो अरब सागर शाखा में पश्चिमी घाट के मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के आंतरिक भागों में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। इसमें क्या ये बात सही है? देखो अगर हम बात कर लें अरब सागर की शाखा से पश्चिमी घाट में, अरब सागर की शाखा से, यहाँ पर ये जो बात आपसे कही गई है अगर हम इसकी बात कर ले तो बात एकदम सही है। क्योंकि अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये जो पश्चिमी घाट है, अरब सागर है, इधर आपका अरब ओशन मिलेगा, तो इसके जो पश्चिमी घाट है इसमें बहुत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर ज्यादा बारिश होती है, आपको उसी बात सही है। और ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट से इधर उतरेगा पानी, तो ये रेन शैडो जोन बन जाता है। तो महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, तेलंगाना के आंतरिक भागों में रेन शैडो जोन, जिसको वृक्ष छाया क्षेत्र कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी हिमालय के पास विभाजित हो जाती है, जिससे उत्तर पूर्वी में मूसलाधार वर्षा होती है तथा गंगा के मैदानों में पश्चिम की ओर वर्षा कम होती चली जाती है। जैसे ही आप यहाँ, ये मोसिन राम का क्षेत्र है, मैंने कहा ना आपसे, गारो खासी जयंतिया और मेघालय का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से इधर, तो जैसे ही आप इधर से अंदर जाओगे तो बरसात की जो मात्रा है वो लगातार सेंटीमीटर में कम होती चली जाती है। एक और बात आपको ध्यान में रखना है प्यारे, कि होता क्या है, अगर भारत में देखें टोटल ओवरऑल एवरेज जो रेनफॉल है वो एवरेज बता रहे हैं आपको, तो 125 सेंटीमीटर आपको एवरेज बरसात भारत में देखने के लिए मिलेगी। तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तटीय भू आकृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। क्या पूछे आपसे? तटीय भू आकृतिकरण के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है समुद्री भृगु, समुद्री कदराएं, पुलिन और आप देखोगे समुद्री मेहराब। उपयुक्त में से कितनी मुख्यतः अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं, ये आपको बताना है। भू आकृतियां, भूमि के द्वारा बनी गई आकृतियों को भू आकृतियां कहते हैं। देखो होता क्या है, आपने इरोजिंग और वेदरिंग के बारे में देखा होगा, जिसको आप अपर्दन और निक्षेपण के रूप में जानते हो। होता क्या है, कई बार ऐसी आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, उफड़ खाबड़ कई चीजें हो जाती हैं। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो पहला दे के रखा है कि समुद्री बिरगु, ये जो है समुद्री जो कंदराएं या समुद्री मेहराब अपरदनात्मक भू आकृतियां होती हैं, तो ये बात आपकी सही है, और इसमें निरंतर प्रवाह होता रहता है, हाइड्रोलिक क्रिया के कारण ये बनती हैं, तो ये बात आपकी सही है। समुद्री कंदराएं ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये एक तटीय लहरों के द्वारा आपको देखने के लिए बनती हैं, तो ये भी सही है। अगर हम पुलिन की बात कर लें, क्योंकि ये जो मेहराब है ये भी समुद्री मेहराब बनते हैं, क्लियर, लेकिन ये पुलिन जो है ये इसमें नहीं बनता है,
क्योंकि ये जो पुलिन है ये निक्षेपण के कारण भू आकृति बनती है, और यहाँ पर पूछा गया है किसके तटीय भू आकृतियों के कारण। तो यहाँ पर अपर्दन से पूछा है, तो पुलिन जो बनता है ये निक्षेपण से होता है, ना कि अपर्दन से होता है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा चौथा आपका सही है, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही पूछे हैं आपसे। पहला, निम्न अक्षांशों में महासागरों का औसत सतही तापमान लगभग 26 डिग्री सी होता है और ध्रुवों की ओर धीरे धीरे कम होने लगता है, जो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बात कर ले, यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, और ये 90 डिग्री आप कह देंगे नॉर्थ, और 90 डिग्री आप कह देंगे साउथ वाले क्षेत्र में। जैसे ही आप ध्रुवों से नॉर्थ गोलार्ध या फिर साउथ गोलार्ध की तरफ जाएंगे, कभी भी यात्रा करेंगे, तो आपको तापमान में क्या है, लगातार कमी होती चली जाएगी। न केवल तापमान में कमी होगी, बल्कि बरसात में कमी होगी। बरसात में कमी होगी तो वहां के बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें भी कमी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैव विविधता भी आपकी कम होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये एकदम बात आपकी सही है, क्योंकि लगातार तापमान क्या है, घटता चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम और न्यूनतम वार्षिक महासागरीय तापमान क्रमशः अगस्त और फरवरी में दर्ज किया जाता है। मतलब अगर देखो उत्तरी गोलार्ध की बात करी है तो सूर्य का उत्तरायण होना चाहिए, और सूर्य का उत्तरायण जो होता है वो जनवरी से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपका सूर्य का दक्षिणायन होता है वो 21 आप देखोगे दिसंबर को होता है। 21 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तर की तरफ होना शुरू हो जाता है। बेसिकली सूर्य नहीं होता है, पृथ्वी होना शुरू होती है दक्षिण की तरफ, तो वो उत्तर वाला एरिया आ जाता है उसमें। एक्चुअली होता क्या है, ये जाते जाते 21 जून को पूर्ण रूप से चला जाता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका एकदम सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महासागर का अधिकतम जो तापमान है, न्यूनतम तापमान फरवरी में होता है, और जो अधिकतम तापमान होगा, देखो जो आपका पानी होता है प्यारे, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो आपका जून तक चीजें गर्म होंगी रहेगी, और अगस्त तक ये इतना हीट हो जाता है, और फरवरी में आते आते ये ठंडा हो जाता है। तो ये बात आपकी एकदम सही है। महासागरों का वार्षिक तापांतर खुले महासागरों की तुलना में बंद महासागरों में कम होता है। कम नहीं होता है। देखो तापांतर की बात कर ले, जो खुला ओपन ओशन होगा, ओपन जो ओशियन होता है उसमें टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपको कम मिलेगा। रीजन है कि दूसरे सागर का उसमें पानी मिल रहा होगा, रीजन है कि कई ऐसी नदियां वहां पर होंगी और खुला होगा, ज्वार भाटा उसमें ज्यादा आ रहे होंगे, तो ये इसका कारण है। जो कम होता है, बंद होता है, क्लोज जिसको आप कहते हैं ओशियन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें तापमान अधिक होगा, उसके आस पड़ोस भूभाग क्षेत्र अधिक होगा, तो तापमान अधिक हो जाता है। तो उसमें खासतौर पर ये बंद सागर में तापांतर जो होता है ज्यादा होता है, ना कि कम होता है, और रिवर भी कम होती है, तो यहाँ पर छोटा भी होता है। तो 1-2 सही है और बाकी का आपका तीसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर बी आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 73। देखो बड़े इजी से क्वेश्चन है, आराम से करते चलो, प्यार से जरा देखो, सर्दी है, बेसिकली ध्यान आपको रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, मालवा का पठार विस्तृत लावा प्रवाह से निर्मित हुआ है। मालवा का पठार याद कीजिए कहां पर है। देखो आप तभी याद कर सकते हैं जब आपको भारत के नक्शे की पता होगा कि मालवा का पठार आपको कहां देखने के लिए मिलता है। तो मालवा का पठार कुछ यहां पर है। विंध्यन पठार मुख्यतः नदी समुद्री निक्षेपों से निर्मित हुआ है। वाओ। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है। बताओ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 73 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक एक करके बात करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक्चुअली अगर हम बात कर लें, मालवा का जो पठार है आपको विंध्यन पठार और अरावली के बीच का क्षेत्र में आपको मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वतमाला के उत्तर में और व्यापक रूप से लावा से प्रवाहित एक तरीके से लहरदार समतल मैदान के रूप में फैला हुआ है। ये सदाबहार वनाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि जब अरावली बना था तभी उस समय का लगभग ये उसी से निर्मित है। विंध्यन पठार की बात कर ले, जो मध्य भारत में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत के मध्य में यहां आपको विंध्यन मिलेगा। क्लियर। तो ये नदी समुद्री निक्षेपों से निर्मित हुआ। जब आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो उस समय जाकर के गोंडवाना लैंड के समय ये आप देखोगे देखने के लिए आपको मिला है। क्लियर। हाँ, एक तरीके से ये उत्थान और अंतर्वेशन से, जिसके परिणाम स्वरूप एक सपाट शीर्ष वाली अभिनति संरचना विकसित हुई, जिसे ऊपर क्वार्ट्ज से निर्मित और पूर्व पश्चिम अपरदनात्मक कगार बन गया। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी।
छोटे नागपुर के पठार की बात कर ले तो ग्रेनाइट से निर्मित है, यहां पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ झारखंड में। तो ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि ये एक तरीके से आप देखोगे बंगाल वेसिन के पश्चिम में अवस्थित रांची का पठार भी इसको कहा जाता है। मोनाडॉक्स अपशेष की रूप से बची हुई गोलाकार ग्रेनाइट्स हैं और सीढ़ीदार पुराने बाढ़ के मैदानों से ये आपको युक्त दिखाई पड़ता है। तो यहां पर ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, तीसरा भी सही है, पहला दूसरा तीसरा तो तीनों बातें सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 74 नंबर। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, ये इसको रीज कर देते हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट दिखें। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ स्रोत आपको देके रखे हैं। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है सही। देखो सिंधु, रावी, चिनाब, ब्यास। जैसे सिंधु है तिब्बत में बोखर चू के निकट ग्लेशियर से निकलती है, मतलब कि अगर सिंधु की बात कर ले तो कहां से निकलती है ये आपसे पूछा गया है। तो सिंधु कहां से निकलती है? देखो सिंधु नदी कैलाश पर्वत के श्रृंखला में लगभग 4164 मीटर की ऊंचाई तिब्बत के क्षेत्र बोखरचू के पास ग्लेशियर से निकलती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले लद्दाख से होकर उत्तर पश्चिम में प्रभावित होती है और उसके साथ साथ ये भारत में भी आपको प्रभावित होती है। तो ये बात सही है, ये तिब्बत में निकलती है। रावी नदी की बात कर लें, रावी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जो कुल्लू मनाली की जो पहाड़ियां हैं वहां से रोहतांग दर्रे से होती हुई ये आपको देखने के लिए मिलेगी, चंबा घाटी में होकर के ये प्रभावित होती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सराय सिद्धू के निकट चिनाब में ये जाकर के मिल जाती है। तो ये भी बात सही है। चिनाब नदी की बात कर ले, केलांग के पास चंद्रा और भांगा के संगम से बिल्कुल इसकी उत्पत्ति होती है। ये हिमाचल प्रदेश में टांडी के पास चंद्रा और भांगा धाराओं का संगम बनता है, तब जाकर के मतलब कि दो धाराएं आती हैं ऐसे और फिर आकर के टांडी के पास में हिमाचल प्रदेश में मिल जाती हैं, जिसको चंद्रा और भांगा कहते हैं, जब जाकर के ये चंबल कहलाती है, मतलब कि चिनाब कहलाती है। ब्यास की बात कर ले, कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यास नदी खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से उद्गमित होता है, जो हरी के पास सतलुज के पास स्थित है। हरी के बैराज इसी पर ही है। क्लियर? तो ये आपकी चौथी गलत है। कितने सही सुमेलित हैं? तो आपको हो गए सर इसमें 3 सही सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। झेलम नदी की बात कर ले तो कश्मीर के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहट्टी में स्थित बेरीनाग के झरने से निकलती है। तो यहां से कौन निकलती है? यहां से निकलती है झेलम। यही 5 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, ब्यास, चाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 75 नंबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा नदी की बाईं तटवर्ती सहायक नदी है? यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में पूछा था। आइए थोड़ा बता देते हैं आपको विस्तार से, तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखोगे गंगा नदी इस प्रकार से बह रही है और जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कुछ इस प्रकार से बह रही है। अब इन्होंने पूछा है कि बाईं तटीय और दाईं तटीय। याद करो, अगर मैं कहूं आपसे, आप ये खड़े हुए हैं, क्लियर, आपका जो बायां हाथ होगा ये होगा आपका बायां, और उसके बाद आपका जो दायां होगा ये होगा दायां। तो अब देखो आपका मुंह इधर की तरफ होना चाहिए, तो आपका जो बायां होगा वो इधर चला जाएगा और जो दायां होगा वो इधर चला जाएगा। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट चलिए, कई स्टूडेंट्स गलत कर देंगे, क्योंकि जो गंगा नदी है वो इस प्रकार से बह रही है, तो इसका मुख इधर होगा, मुख, तो आपका बायां हाथ उधर हो जाएगा और दायां हाथ इधर। इसमें पूछा है बाईं तटवर्ती नदी पूछा गया है। देखो यमुना जो मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है, तो ये तो इसमें नहीं होगा। कोसी बिहार का शोक कही जाती है, ये इसमें आकर के मिलती है। घग्गर जो है ये भी इस प्रकार से आकर के मिलती है। उसके अलावा गंडक है, ये भी मिलती है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगी। तो इस यहाँ पर तीसरा, चौथा और आप देखोगे दूसरा सही है, यमुना इसमें शामिल नहीं होगा। यमुना इसकी दाएं हाथ की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। क्या पूछा गया है आपसे कौन सा सही है? तो यमुना को कट कर दो, यमुना पहले पर था, जहां 1 नंबर उसको हटा दो, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था आपसे 2024 में, तो उसकी कॉपी इन्होंने कर दी है। खैर कोई नहीं है, आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्रमांक है 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, भारत के पश्चिमी तट पर छोटे इनलेट एवं प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि विशाखापत्तनम को छोड़कर पूर्वी तट पर ऐसे प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। देखो होगा क्या, अगर हम बात कर ले, आपने देखा होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आवश्यक रूप से आपने क्या है स्टूडेंट्स पढ़ा ही है। चलो एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा सा मैपिंग को समझते हैं और चीजें वहां से और विस्तार से लाते हैं। देखो ज्योग्राफी पढ़ा और मैपिंग ना आए तो आपने फिर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ध्यान रखो। देखो ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट, जरा समझना।
वेस्टर्न घाट थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र पे बना हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो ढलान है एकदम। लेकिन अगर पूर्वी घाट की बात कर ले, यहाँ से विभिन्न नदियां निकलती हैं, छोटी बड़ी, कावेरी हो, कृष्णा हो, है ना, चाहे गोदावरी हो, भीमा हो, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो बहती हैं। तो ये नदियां अपने साथ में जलोढ़ लाती हैं और इस मैदान को इसने बीच बीच में तोड़ दिया और ये आगे चल के इस प्रकार से कर दिया। तो जो आपका पूर्वी घाट है वहां पर आपकी क्या है, ईस्टर्न घाट पर जो बंदरगाह है वो बहुत कम देखने के लिए आपको मिलेंगे, और है तो यहाँ पर आप देखोगे ये इतना पानी अंदर तक इस तरीके से बना हुआ है ना, डेल्टाई प्रदेश बन गए। इधर कोई डेल्टा नहीं है, अब इधर एस्चुअरी बनती है, डायरेक्ट पानी गिरता है, तो यहाँ पर गहराई ज्यादा है, तो यहाँ पर पोर्ट बनाने के लिए आसान है। कहां पर, वेस्टर्न घाट जो आपका है अरब सागर वाले रीजन में। बंगाल की खाड़ी में इतने नहीं है, तो बात आपकी सही है, और इसमें नेचुरल पोर्ट बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान खासतौर पर चावल, ताड़, सुपारी, नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान को प्राथमिक रूप से मसालों की खेती के लिए जाना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये खासतौर पर उल्टा कर दिया है इन्होंने। जो आपका पूर्वी तटीय मैदान होता है वो खासतौर पर क्या है, आप देखोगे चावल के लिए, ताड़ के लिए, सुपारी और नारियल के लिए जाना जाता है, जबकि पश्चिमी तटीय में क्या होता है, नारियल, आप देखोगे मसालों की खेती होती है, जैसे इलायची मसालों की रानी कही जाती है। कहां पर उत्पादन होता है इसका, केरल और कर्नाटक में। किधर है ये, आप देखोगे वेस्टर्न घाट की तरफ आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही है आपका, जैसे कॉफी की बात कर लो, और भी विभिन्न प्रकार के मसाले हैं। तो यहाँ पर सेकंड गलत है, पहला इसमें सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछी गई चीजें हैं, तो बेसिकली आई होप की मैं उम्मीद करके चलता हूं आपने रिवीजन किया होगा, तो आपकी चीजें और बेटर आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर, नहीं तो एजुकेशन बायर जो आपका सिविल सर्विस पहला वाला यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको ऑलरेडी रिवीजन की क्लासेस आपको मिल रही है, आप उससे भी जाकर के चीजों को समझ सकते हैं। चलिए ये राइट आंसर है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है क्या, 77। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, तो एलिमेंट मेथड भी लगा करके आप आंसर दे सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गमित होती है, बिल्कुल सही बात है। ये ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील में चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गमित होती है, बिल्कुल। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ साथ जैसे ये भारत में प्रवाहित करती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते मुड़ते ही आप देखोगे इसमें खासतौर पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह है नामचा बरुआ के पास भारत में प्रवेश करने से पहले पूर्व की ओर एक तरीके से क्या है, यूटर्न लेती है, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ इस प्रकार से चलती है, ऐसे चलती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर ऐसे हो जाती है ना। हाँ, ये है आपकी कौन सी नदी, ये है आपकी तिब्बत नदी, माफ कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के रूप में प्रभावित होती है, असम में इसको दिबांग और लोहित नदियों के मिलन के बाद में क्या हो जाता है, आप देखोगे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये बात आपकी क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट बात आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है राइट, तो आप कहोगे तीनों बातें इसमें सर सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा। क्लियर हुआ, आपका डी इसमें राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए 78 नंबर 78 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। अगर हम बात करें निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहां पर क्या है, फसलें आपसे पूछी गई हैं और फसलों के बारे में पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितनी रबी की फसलें। होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आपने आवश्यक रूप से जाना होगा कई प्रकार की फसलें आपकी होती हैं, कुछ फसलें होती हैं जायद की, तो कुछ फसलें होती हैं रबी की। तो उनको जरा देखने का प्रयास करते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, सरसों, मूंगफली, और उसके अलावा है रैपसीड। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप वो थोड़े बहुत भी एग्रीकल्चर को इन्फॉर्मेशन रखते होंगे और आपने वो पार्ट पढ़ा होगा, तो आप आवश्यक रूप से इसका आंसर तो दे ही सकते हैं। देखो, जो शीत ऋतु में होने वाली जितनी भी फसलें होती हैं, जो शीत में होती हैं, नवंबर और आप देखोगे अक्टूबर में बोई जाने वाली, और मार्च से नवंबर से अक्टूबर में बोई जाती हैं, और मार्च मई जून में काटे जाने वाली जो फसलें होती हैं, ये सब रबी की फसलें होती हैं। वहीं जून जुलाई में, चाहे आपका जून हो और जुलाई हो, इसमें बोई जाती हैं, और अक्टूबर नवंबर में उनको क्या है, काट लिया जाता है। ये फसलें होती हैं आपकी खरीफ की फसलें, जो बरसात के समय बोई जाती हैं। क्लियर, हाँ। तो देखो, गेहूं जो होती है ये आपकी रबी की फसल है,
चना आपकी रबी की फसल है, सरसों आपकी रबी की फसल है, मूंगफली आपकी रबी की फसल है। मूंगफली को अगर हम देखोगे, क्योंकि मूंगफली भी जो है इसमें, मूंगफली क्योंकि इस समय आती है, सॉरी, मूंगफली जो होती है ये आपकी ज़ैद की फसल के अंतर्गत, इसको खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है, तो मूंगफली इसमें नहीं आएगी, ये आपकी खरीफ की फसल है। हाँ, जो आपकी रैपसीड, इसको तिल कहते हैं बेसिकली, क्या कहते हैं सर, इसको तिल कहते हैं, तो रैपसीड इसको कहा जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा और पांचवा, तो 4 है इसमें, एक गलत है मूंगफली। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहोगे सर ज़ैद की फसलें जो होती हैं वो इनके बीच के गैप वाले रीजन में हो जाती हैं, जो समय मिलता है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, करेला है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब वगैरह। 79 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई संशोधित होकर के लगभग आप देखोगे 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जो पूर्व अनुमानित 75-17 किलोमीटर से अधिक। हाँ, एक्चुअली आप देखोगे हुआ क्या है, क्योंकि भारत की जो सीमा रेखा, तटरेखा आप पढ़ते थे, आप टोटल ओवरऑल कहते थे कि भारत की जो तटरेखा है ये कितनी है, ये आपकी तटरेखा 75-17 किलोमीटर थी, लेकिन अब बढ़कर के 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। बोले सर बात सही है, क्यों हो गई, क्या बढ़ गई है भारत की? नहीं, पहले क्या हुआ करता था, जैसे बे है, खाल है, नदी के मुहाने हैं, मैंग्रोव का रीजन है, तो उनको पहले शामिल नहीं किया जाता था, इस बार थोड़ा सा शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए तटरेखा सीमा बढ़ गई है। तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, जबकि दमन द्वीप की, पुडुचेरी की जो आप देखोगे सबसे छोटी है। अगर आपको बात कर लें और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे बड़ी जो तटरेखा सीमा आपको मिलेगी तो गुजरात की रही है, 2340.62 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी, तो गुजरात की सबसे लंबी है, ये बात सही है। लेकिन अगर सबसे छोटी की बात कर ले, सबसे छोटी जो तट सीमा आपको मिलेगी वो पुडुचेरी की है। कितनी है? पुडुचेरी की, पुडुचेरी की है लगभग 42 किलोमीटर। तो आप जाइए आराम से घूमिए पूरी तटरेखा सीमा पर, एक दिन में आराम से घूम सकते हैं 42 किलोमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाइक ले लो, आराम से चलाते रहो, धीरे धीरे मौसम का आनंद लेते रहो। तो यहां पर आप देखोगे सेकंड गलत है, पहला एकदम सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अंडमान निकोबार इसके 3000 के आसपास है, लक्षद्वीप जो है 144 है। क्लियर। सबसे छोटी अगर पूछे तो आपकी देखोगे पुडुचेरी की है। क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपके 20 क्वेश्चन बचे हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, पहले हम जान लेते हैं कि 80 नंबर में क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, फिर ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिकली आपसे जो आपकी सोयल होती है उसके बारे में पूछा गया है, मिट्टियों के बारे में। लाल मृदा क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर विकसित होती है, जबकि लेटराइट मृदा का निर्माण तीव्र निशाचलन के कारण होता है। देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, ऑफकोर्स ये बात सही है, क्योंकि लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारत में कहाँ मिलती है। सर थोड़ा सा ग्राफ से आप बता देते तो थोड़ी चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। चलो फिर देखो, नहीं मानते हो आप क्योंकि जिद्दी बच्चे हो, तो देखो जितना भी ये आपका दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम घाट है, स्तन है, जहां पर बरसात ज्यादा होती है, इस क्षेत्रों में आपको छुटपुट ऐसे पाउच में आपको देखने के लिए मिलेगी क्या, लेटराइट मृदा। जहां बरसात अधिक होगी, टेम्परेचर अधिक होगा। इसके मतलब क्या होता है सर, बरसात से कौन सा इसमें रीजन है। देखो होगा क्या, बरसात होने के चलते इस क्षेत्र में जो यहाँ के पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में, वो बह करके चले जाते हैं, तो यहाँ पर कठोर मृदा आपको मिलेगी जिसको लेटराइट मृदा कहते हैं। ये पानी में भीज गई तो बहुत ज्यादा चिकनी और गीली हो जाती है, एकदम रबड़ी बन जाएगी, और अगर ये सूख गई तो इतनी पत्थर हो जाती है आप किसी के सिर में मार करके उसका सिर फोड़ सकते हैं। तो ये बात सही है। और जो लाल मृदा होती है ये खासतौर पर क्या है, दक्षिण पूर्वी दक्कन के पठार के क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों से निर्मित आपको देखी जाती है। तो ये बात सही है। लाल मृदा क्रिस्टलीय एक तरीके से कायांतरी चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण इसका लाल रंग दिखाई देता है, जबकि निर्जल रूप से लोहे की उपस्थिति में यह पीली दिखाई देती है। देखो होता क्या है, क्योंकि जो लाल मृदा होती है इसमें खासतौर पर क्या होता है, इसका जो लाल रंग होता है ये क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण होता है, जबकि पीला रंग तब दिखाई देता है जब इसमें लोहा निर्जल रूप से ना होकर के हाइड्रेट रूप में होता है। किसमें होता है, हाइड्रेट रूप में। ये कह रहे हैं उपस्थिति में यह पीली, नहीं, ये निर्जल नहीं होती है, बल्कि क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड होती है। तो ये आपका सेकंड गलत है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस और आप देखोगे सूक्ष्म जीवों का अभाव होता है, लेकिन उचित मृदा प्रबंधन से यह चाय, कॉफी और काजू जैसे
फसलों के लिए उपयुक्त आप देखोगे बन जाती है। ऑफकोर्स ये बात सही है, मैंने आपको बताया था कि बरसात के साथ में क्या होता है, इसके पोषक तत्व बहकर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके चलते इसमें काजू की फसलें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि काजू कहाँ पर, तो जीआई टैग भी आपका मिला है किसको, काजू को। कहाँ के काजू को मिला है सर जीआई टैग, तो आप देखोगे ये मिला है आपके गोवा। किसके मिला है, गोवा के। आप देखोगे तो यहाँ पर गोवा में, और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में भी ये देखी जाती है। तो सेकंड जो है आपका गलत था, सेकंड गलत था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, हाँ, तो दीजिए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो दो राइट आंसर। देखो, भारत में खनिज विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछे हैं आपसे, खनिज विवरण के बारे में आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। जैसे दुर्गा वस्त्र आप देखोगे चंद्रपुर बेल्ट में है, बेल्लारी चित्रकूट जो चित्रदुर्ग आप देखोगे चिकमबल लंगरूर तुमकुर बेल्ट में है, बालाघाट बेल्ट, और उसके अलावा कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट। उपयुक्त में से क्षेत्रों में कितने भारत के प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भारत में लोहा उत्पादक अयस्क क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, लोहा अयस्क क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं ताकि चीजें स्मूथ चल सकें और मार्कर भी अच्छे से काम करते रहे। तो बताओ इसका राइट आंसर दो, मैं इतने इसको रिफ्रेश कर देता हूं। बोले सर बिल्कुल आप रिफ्रेश कर दीजिएगा सारी चीजें, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में। बिल्कुल यही तो हम चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना आपको महसूस हुए। चलो देखो बताओ, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो अगर हम बात कर ले भारत में लोहा अयस्क उत्पाद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो पहला आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है लोहा इस्पात की बात कर ले, उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है सर्वाधिक समृद्ध लोहा अयस्क बेसाल्ट में से एक है, जो उड़ीसा उच्च के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी क्या है आप समझ सकते हैं। क्लियर, इसको भी आप क्या है समझ सकते हैं। तो आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर, हाँ, तो इसमें आप देखोगे बालाघाट बेल्ट मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो बालाघाट हटाओ यहां से, तो ये गलत हो गया। कोरडमा अगर गया हजारीबाग की बात कर ले, तो यह आपका क्या है अभ्रक के लिए जाना जाता है। क्लियर, लोहे भंडार छोटे नागपुर के पठार के उत्तर में है, यह लोहा अयस्क नहीं बल्कि अभ्रक है। यहां पर आपको माइका होती है, तो ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। क्लियर, तो इसमें दो सही हैं और दो गलत है। ये बालाघाट है, ये किसके लिए जाना जाता है, ये तांबे के लिए, मतलब कि कॉपर के लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे। 82 नंबर, ये कथन 1 है और कथन आपका 2 है। ये कह रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्वर्तन सितंबर माह की शुरुआत में प्रारंभ होता है। सूर्य का दक्षिणायन और विस्तृत मानसूनी वर्षा के शीतलन प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट आती है। देखो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। ये कह रहे हैं आपसे उत्तर पश्चिम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्वर्तन सितंबर माह की शुरुआत में होता है। बिल्कुल, सितंबर अक्टूबर में खासतौर पर क्या हो जाता है, ये निर्वर्तन मतलब कि होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन और विस्तृत मानसूनी वर्षा के शीतलन प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट आती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन चला जाता है। और 21 दिसंबर को सूर्य आप देखोगे मकर रेखा पर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ मैक्रोन पर, और उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो आ जाता है ये 21 जून को आता है। और 23 जुलाई से 23 सितंबर तक इस पूरी पृथ्वी पर समान डे होते हैं और समान नाइट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही, और इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 83 मतलब कि 83 नंबर का क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या शेष सही है, बताओ। हाथी मुख्य रूप से असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में मिलते हैं, जबकि एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के कच्छ और दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। कच्छ का रण और थार रेगिस्तान क्रम से भारतीय
बाइसन और ऊंटों के प्राकृतिक पर्यावास हैं। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो हाथी आपको मिलता है ये मुख्य रूप से असम, कर्नाटक। देखो मैं हमेशा कहता हूं आप मैप से चीजों को पढ़ोगी ना तो बहुत आसान हो जाएंगी। ये आपको असम में मिलते हैं एलिफेंट, यहाँ पर भी मिलेंगे, ये इस क्षेत्र में मिलेंगे। इस प्रकार से आपको कुछ ग्राफ मिलते हैं तो यहाँ इन क्षेत्रों में मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल असम के और पश्चिम बंगाल वाले दलदली क्षेत्र में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। कौन नहीं जानता है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसके लिए तो जाना ही जाता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल सही बात है सर। उसके साथ साथ अगर हम देखें दूसरे में कह रहे हैं कच्छ का रण और थार रेगिस्तान के क्रम से भारतीय बाइसन और ऊंटों की प्राकृतिक पर्यावास है। कच्छ के रण और रेगिस्तान में बाइसन जो आपके और ऊंटों की प्राकृतिक पर्यावास कहे जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में थार के रेगिस्तान और गुजरात के कच्छ के रण में शुष्क क्षेत्र होते हैं। यहाँ ऊंट और जंगली गधों का पर्यावास है। बाइसन जिसको आप देखोगे गोर पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक वनवासी प्रजाति है। तो बाइसन ये पश्चिमी घाट में मिलेगी, ये आपको यहाँ गुजरात में नहीं मिलेगी और राजस्थान के थार में नहीं। ऊंट तो मिलेंगे लेकिन ये बाइसन नहीं मिलती है। तो यहां पर ये गलत है, पहला इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ये से सही है। आपसे ही कह रहे हैं डियर जो आप क्लास को देख रहे हैं। हाँ आप ही का नाम है ना सोनू, आज पता चला है मुझे आपके नाम के बारे में। चलिए मोनिका दीजिए राइट आंसर। देखो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण हिमनदीय गतिविधियों के कारण हुआ था। भारत की अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिमनदीय उत्पत्ति की हैं और हिमालय क्षेत्र में केंद्रित है। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो बुलर झील है कहां पर है। देखो पहली बात अगर हम बात कर लें, बुलर झील जो आपको मिलेगी, बोले सर आप बार बार मैप बहुत जल्दी बना देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैप से चीजें आपकी आसान होती हैं प्यारे, इसलिए हम मैप पर थोड़ा फोकस करते हैं। यह है आपका जम्मू कश्मीर, यहां पर आपकी बुलर झील है, जहां पर हमने इसको बहुत ज्यादा ब्लू कर दिया। यहीं पर कौन सी है, बुलर झील आपको मिलेगी। तो ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण हिमनदीय गतिविधियों के कारण हुआ है। देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति हिमनदियों से होती है और ये झीलों का निर्माण तभी हुआ जब ग्लेशियर के पर्वतीय भूभाग में बेशीन बने। क्लियर? ये बात तो सही है, परंतु ये कह रहे हैं बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, डल झील जो है ये सबसे बड़ी है मीठे पानी की। अगर झील की बात कर रहे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी, तो ये है आपकी डल झील। क्लियर? हाँ, तो ये बात आपकी गलत है। बुलर झील तो नहीं है, डल झील है। और जम्मू कश्मीर में, भीमताल नैनीताल में, उत्तराखंड, लोकटक मणिपुर में, बारापानी मेघालय में, ये सभी क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। और ये जो हुई है ये विवर्तनी की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है इसका निर्माण। क्लियर? हाँ, माफ कीजिएगा। देखो एक बार पुनः समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका जो निर्माण हुआ है वो हिमनदीय गतिविधियों से हुआ है। हिमनदीय गतिविधियों से इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लेट विवर्तनी के कारण हुआ है। और लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फिर इसके बाद में डल झील आती है। क्लियर? तो ये पहला इसलिए गलत है क्योंकि हिमनदीय से नहीं, प्लेट से हुआ है। प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है वैगनर महोदय का। भारत की अधिकांश मीठे पानी की झीलें हिमनदीय उत्पत्ति के, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपका सेकंड सही है, पहला इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर और रहे हैं आपके मात्र कितने क्वेश्चन रहे सर? 15 क्वेश्चन और रहे। चलिए फास्ट कर देंगे। भारत में कोयला क्षेत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सही है, दीजिए सोनम राइट आंसर। टर्सरी कोयले के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित जिन्हें मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में शामिल है। देखो भारत में अगर हम बात कर ले, भारत में मुख्यतः टर्सरी प्रकार का कोयला आपको देखने के लिए मिलता है। ये कोयला दो भूभागिक संरचनाओं में पाया जाता है, जिसमें गोंडवाना क्षेत्र और टर्सरी कोयला क्षेत्र कहते हैं। आयु वितरण में इसका निर्माण जो प्रक्रिया में भिन्न भिन्न हुआ है। अगर हम देखें, ये कोयला का मूल रूप से अपसादी चट्टानों में है। ये दामोदर घाटी में आपको मिलेगा। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में नहीं। ये दामोदर घाटी मध्य प्रदेश में, महान घाटी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वर्धा इत्यादि में आपको होता है। तो ये आपका सेकंड तो सही है, पहला इसमें गलत है। पहला क्यों गलत है सर? क्योंकि ये टर्सरी का कोयला भारत के कुल कोयला का लगभग 2% है। कितना है? 2% है। और उसके साथ साथ ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है, असम, मेघालय, नागालैंड
अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में पाया जाता है, ना कि ये आपका उड़ीसा। ये तो आपका जो गोंडवाना लैंड का कोयला है ये आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। तो पहला गलत है, दूसरा सही, बी इसका राइट आंसर है। तो कोयले के प्रकार आपको पता होना चाहिए, ग्रेनाइट कोयला कौन सा होता है ना, बिल्कुल। बिटुमिनस कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला कौन सा होता है ना। जेट धाराएं और खासतौर पर भारत की जलवायु पर उनके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार आपने देखा होगा जेट धाराएं चलती हैं दो प्रकार की, एक सब ट्रॉपिकल जेट धाराएं होती हैं और एक आपकी कोल्ड जेट धाराएं होती हैं। शीत ऋतु में इनकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो आपने ऑलरेडी पहले से भी इसके बारे में पढ़ा तो होगा ही। क्लियर हुआ कि नहीं, इसके बारे में आपने ऑलरेडी चीजों को पढ़ा होगा, है कि नहीं। हाँ, तो एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा माइक को इधर लगा लेता हूं। चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा गया, एक एक करके बात करते हैं। शीत ऋतु में उपोष्ण जो आपकी कटिबंधीय लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई पश्चिमी जेट धारा प्रवाह होती है और हिमालय की धारा से दो भागों में विभाजित हो जाती है। और ये आप देखोगे हिमपाती देखने को मिलता है भारत में। उत्तर जो भारत है उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में जेट धाराओं से शीत ऋतु में बरसात भी होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान में तिब्बती पठार के गर्म होने के कारण पश्चिमी जेट धाराएं मजबूत होती हैं, जिससे प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता प्राप्त होती है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, बल्कि इसको क्या कर देती है, इसकी शाखा इसको विक्षेपित करती है। और ये ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी वायुमंडल में परिसंचरण विपरीत दिशा में हो जाता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की जगह पूर्वी जेट स्ट्रीम आ जाती है और तिब्बती पठार के तीव्र तापन के कारण यह पूर्वी जेट स्ट्रीम लगभग 15 डिग्री से उत्तर के पास प्रायद्वीपीय भारत से होकर प्रभावित होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में कोई सहायता ये प्रदान नहीं करती। क्लियर, हाँ। तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, पहला इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 87 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध में, देखो कोरियोलिस प्रभाव आपने देखा होगा और ये पवनों के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। ये है 0 डिग्री, यहां पर है आपका 30 डिग्री, क्लियर, और यहां पर है आपका 30 डिग्री साउथ। थोड़ा आपको बता रहे हैं, देखो बेसिकली पवनें कैसी चलनी चाहिए, ये आपका इक्वेटर है तो पवनें ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या हो जाती हैं, ये पवनें इधर घूम जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने किधर चली जाती हैं, दाईं ओर चली जाती हैं। क्लियर, तो देखो क्या कह रहे हैं, कोरियोलिस प्रभाव के कारण पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पूर्वी पवनें मतलब कि ये जो ट्रेड विंड है कौन सी है, ट्रेड विंड के बारे में पूछा गया है। तो अपने देखो अगर आपका मुख इधर है नीचे की तरफ तो बायां इधर होगा, ये बायां होगा और इधर दायां होगा, तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, ना कि अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये गलत है, बाईं ओर नहीं दाईं ओर मुड़ेगी। गर्जता 40 प्रचंड 50 और चीखता 60 मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध से संबंधित होती है, नहीं, ये सब क्या है दक्षिणी गोलार्ध में आपको मिलती हैं और ये प्रभावित होने वाली पछुआ पवनें होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी प्रचंड 50 स्थिरता के रूप में है और अफ्रीका महाद्वीप वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलती है, ना कि उत्तर में। तो दोनों बातें गलत है, इसमें सही पूछा है आपसे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लू चलती है, बिल्कुल सर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है विश्व की स्थानीय वनों के बारे में, पवनों के बारे में बेसिकली पूछा गया है, जो लोकल विंड होती हैं उसके बारे में। एक तरफ पवन है, विशेषताएं हैं और क्षेत्र हैं, जैसे लेविच गर्म शुष्क पवन स्पेन में, जोडा गर्म शुष्क पवन अर्जेंटीना में, बोरा गर्म शुष्क पवन एड्रियाटिक तट पर, बुरान ठंडी पवन है मध्य एशिया में। बताओ राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो इसमें अगर सही आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 3 इसमें सुमेलित है। 3 कौन कौन से हैं सर, जरा उसके बारे में तो बता दो ना। लेविच की बात कर लें तो ये स्पेन में आपको मिलती है और गर्म शुष्क पवन के रूप में उत्तरी भूमध्य सागर की ओर प्रभावित होती है, तो ये बात आपकी सही है। चीनों को रॉकी पर्वत में आपको ध्यान में रखना है, सिरोको सहारा महाद्वीप में चलती है। और फाउन की बात कर लें, ये फान आल्पस पर्वत के क्षेत्र में चलती है, तो कई पवनें उनको बताते चलते हैं। खमसीन उत्तरी अफ्रीका में। जोडा की अगर हम बात कर लें, जोंडा ये अर्जेंटीना में चलती है, एंडीज पर्वत के एक तरीके से लीवर्ड भाग में चलने वाली एक गर्म शुष्क पवन के रूप में इसको जाना जाता है। कहां पर चलती है, अर्जेंटीना, तो जोंडा भी सही है।
वहीं अगर बोरा की बात कर लें तो बोरा एक गर्म ठंडी पवन है। कैसी है? ठंडी पवन है बोरा। ये कह रहे हैं गर्म शुष्क पवन है, एडियाटिक सागर में तो चलती है लेकिन ये एक तरीके से ठंडी पवन के रूप में, शीतकालीन पवन के रूप में इसको जाना जाता है। बुरहान की बात कर लिए, ठंडी पवन है आपके और मध्य एशिया वाले क्षेत्र में चलती है। क्लियर? हाँ। मिस्ट्रल की बात कर ले, रोन घाटी फ्रांस में चलती है, ये भी ठंडी है। और ब्लिजार्ड की बात कर ले, रॉकी पर्वत में ये अत्यधिक ठंडी, तूफान, बर्फीले ऐसे कणों को तेजी से बौछार करती है, दृश्यता बहुत कम हो जाती है। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। क्लियर? तीसरा इसमें गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देखोगे जनवरी में, और आज है आपकी 9 जनवरी, परंतु आप देखोगे बरसात होनी स्टार्ट हो गई है। विजिबिलिटी 0% है। अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पर मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूं, तो इन क्षेत्रों में बरसात होती है इन समयों में, और आज विजिबिलिटी कम है। तो टेम्परेचर अपने आप में बहुत माइनस में जाने वाला है, मतलब कि बहुत शीत आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नहीं रोकेंगे, और रहे आपके 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपसे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, रात में ठंडी सघन पवनों में घाटी में नीचे की ओर प्रवाह होने से घाटी समीर उत्पन्न होता है। दिन के समय जब आप देखोगे पर्वतीय ढलानों का तापमान घाटी तल की तुलना में तीव्रता से बढ़ता है, तब पर्वतीय समीर उत्पन्न होती है। पर्वतीय समीर और घाटी समीर के मिलने से स्थानिक आप देखोगे दैनिक पवन प्रणाली का निर्माण होता है, जिसमें दिन और रात के बीच प्रवाह दिशा विपरीत हो जाती है। चलो एक एक करके बात करते हैं। आपने घाटी समीर के बारे में पढ़ा होगा, मैं आपको घाटी से विजिबल करा देता हूं। कुछ इस प्रकार से होती है घाटी। क्लियर? हाँ, ये एक पहाड़ी है, कोई पर्वत मान लेते हैं, और यहां पर ये आपकी घाटी है। क्लियर? बिल्कुल। दिन के समय में क्या होता है, देखो सूर्य का तापमान अधिक होगा तो यहां से पवनें अधिक होंगी, तो हवाएं क्या होती हैं, दिन में ऊपर की तरफ चलेंगी। क्लियर? और रात्रि के समय में क्या होती है, स्थिति विपरीत हो जाती है, पवनें नीचे की तरफ चलती हैं। तो इसको बोलते हैं पर्वत समीर और इसको बोलते हैं घाटी समीर। पहला है, रात में ठंडी सघन पवनों के घाटी में नीचे की ओर प्रवाह होने से घाटी समीर उत्पन्न होती है। नहीं, रात में नहीं बल्कि दिन में। होता क्या है, दिन में हवाएं घाटी से ऊपर की तरफ चलती हैं, चोटी की तरफ, तो ये गलत है। और रात्रि में आप देखोगे पवनें ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं। दिन के समय जब पर्वतीय ढलानों का तापमान घाटी की तुलना में तीव्र जब बढ़ जाता है, तो आप देखोगे पर्वतीय समीर कहते हैं। नहीं, ये बात गलत है। तीसरा सही है कि पर्वतीय समीर और घाटी समीर, इसलिए आप कभी जाओगे घाटी वाले क्षेत्र में घूमने के लिए, तो आपको कभी भी ना तो घाटी में निवास मिलेगा ना आपको टॉप पे मिलेगा। निवास यहां मिलता है बीच में। जानते हो क्यों? यहां पर ही जीवन स्तर इनका है। अगर ये ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर हीट डोम सी स्थिति हो जाती है, बहुत अधिक गर्मी हो जाती है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा यहाँ पर सर्दी हो जाती है। तो बीच में अनुकूल वातावरण होता है जिससे ये जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 90 नंबर। आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्रता पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निरपेक्ष आर्द्रता से तात्पर्य वायु के एक निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा से है। सापेक्ष आर्द्रता में तापमान के साथ परिवर्तन होता है, क्योंकि यह समान तापमान पर वायु की उपस्थिति जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसकी अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता के अनुपात के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी का मतलब कि जलवाष्प में जो आपका वाष्पन आपको देखने के लिए मिलता है, ये वाटर है। इस वाटर से जब भाप बन के ऊपर जाती है तो उसमें आप देखोगे क्या होता है, उसमें पानी होता है, उसको जलवाष्प कहते हैं। तो जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो वायु के एक निश्चित आयतन के विद्यमान ऊष्मा जलवाष्प की मात्रा को धारण करता है। सापेक्ष में तापमान के साथ परिवर्तन होता है, तो निरपेक्ष में वायु के साथ जलवाष्प होता है और सापेक्ष में तापमान के साथ। क्लियर? तो दोनों बातें यहां पर सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जरा देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है और कोपेन महोदय का सिद्धांत आपसे पूछ लिया गया है। कोपेन के जो जलवायु प्रदेश होते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके बात करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कोपेन का वर्गीकरण विशेषताएं जलवायु प्रकार है। जैसे एएफ में उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु होती है। यहाँ पर
वर्ष भर वर्षा और आप देखोगे उष्णता मिलती है। VWH में देखेंगे अत्यधिक उष्ण और तापन वाला क्षेत्र होता है, इसको उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं, ये भी सही है। CS एक तरीके से भूमध्य सागरीय क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ पर शुष्क ग्रीष्मकालिक साथ मृदु शीत होती है, ये भी सही है। टेगा की बात कर ले, इसको ड्राई कहते हैं, ड्राई फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं, तो शुष्क ऋतु नहीं होती, यहाँ पर आप देखोगे कड़ाके की सर्दी आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर? तो सभी इसमें सही सुमेलित है, तो चारों इसमें सही सुमेलित है, कोपेन महोदय का ये सिद्धांत है। क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, और रहे इसमें थोड़े से क्वेश्चन। क्लियर? चलिए दीजिए रोहन, राइट आंसर दीजिएगा। प्लेट सीमा की अंतर क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेट सीमा की अंतर जो क्रियाएं हैं उसके बारे में आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताओ, पहला है इसमें देखो, आपने प्लेटें फर्स्ट क्लास देखी है, तो इसका राइट आंसर आपको देना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना ये, मैंने इस पे कराया है आपको प्लेट से संबंधित आई थिंक पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। चलिए एक क्वेश्चन तो आपसे पूछते ही है। प्लेट सीमा के अंतर क्रिया के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अपसारी प्लेट सीमाएं विनाशात्मक क्षेत्र कहलाते हैं क्योंकि यहां पुरानी सतह के विघटन के साथ प्लेटें आंतरिक भाग में विक्षेपित होती हैं। अपसारी मतलब कि प्लेटें दूर दूर की तरफ चली जा रही हैं। रूपांतर प्लेटें सीमाएं प्लेटों के पार्श्व संचलन से संबंधित होती हैं और यहां सामान्यतः कोई प्रमुख भू आकृति संरचना का निर्माण नहीं होता। चलिए बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, वैसे तो ये ऐसी बात है कि हाँ, अपसारी और अभिसरण दोनों सीमाएं ज्वालामुखी संचलन से संबंधित हैं, जबकि रूपांतरित सीमाओं में आमतौर पर ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती। देखो अब ये ऐसा क्वेश्चन है, डाउटफुल रहेगा आपके लिए, लेकिन इसमें मैं हिंट्स दे देता हूं आपको कि जो आपकी अपसारी प्लेट होती हैं, जब विपरीत प्लेटें चलती हैं उसको अपसारी प्लेट कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं अपसारी प्लेटें क्या होती हैं। अपसारी प्लेटें कुछ इस प्रकार से दूर दूर हटेंगी और अभिसारी प्लेटें कुछ आमने सामने चलती हैं और रूपांतरित प्लेटें कुछ इस प्रकार से चलती है। क्लियर? मैंने तीनों को बता दिया, अब आप बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही है आपका, ये आपको आंसर देना है कमेंट्स में। 93 नंबर है प्रभावी ऊर्ध्वाधर अपरदन वाले नदी के ऊपरी प्रवाह मार्ग में बी आकार की घाटियां निर्मित होती हैं। निम्न नदी प्रवाह क्षेत्रों में अत्यधिक विसर्पित धाराओं के मुख्य धारा से अलग हो जाने के कारण गोखुर झील का निर्माण होता है। क्या आपसे पूछा है, बताओ क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। आप देखोगे पहला भी इसमें सही, दूसरा भी सही है। गोखुर झील का निर्माण होता है जब यहां से धारा विसर्पित होकर के अलग भागों में बढ़ जाती है, तो इसका निर्माण होना तय है। तो दोनों बातें सही है, बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देखो और इसका राइट आंसर देने का प्रयास करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहला, अल नीनो के दौरान में प्रबल उत्प्रवाह के कारण पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आने से फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि के साथ मछलियों के लिए एक अनुकूल की स्थिति विकसित होती है। अल नीनो जब स्थिति होती है तो उस समय क्या हो जाता है, आप देखोगे फाइटोप्लैंक्टन क्योंकि गहराई और शीत और पोषक तत्व से भरपूर जल सतह पर आ जाता है, जिससे उत्प्रवण देखने के लिए आपको मिलता है। सामान्य होती है, लेकिन ये एक तरह से लिटिल वाय हो जाता है एल नीनो के समय। क्लियर? तो ये इस समय ऐसा नहीं होता है, सामान्य स्थिति में होता है, एल नीनो के समय नहीं होता। ला नीनो के दौरान में कम उत्प्रवाह के कारण पोषक तत्वों के भरपूर जल सतह तक नहीं पहुंच पाता है और पोषक तत्व नहीं, ये आपकी गलत है। ये यहां पर कर दिया गया और ये यहां पर कर दिया गया, एक्सचेंज हो गया, तो दोनों बातें आपकी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ला नीनो से भरपूर मात्रा होती है, फाइटोप्लैंक्टन यहां पर बढ़ जाते हैं, मछलियों की आप देखोगे स्थिति ज्यादा हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। क्वेश्चन है आपका 95, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सामान्यतः इनमें वृत्ताकार समदाब रेखाएं, पवनों का वेग उच्च वेग होता है और उत्तरी गोलार्ध में वातावरण परिसंचरण जैसी आप देखोगे यहाँ पर क्या है, घटनाएं विशेषताएं होती हैं। तो साइक्लोन आपने पढ़े होंगे, दो साइक्लोन होते हैं, एक एंटी साइक्लोन होते हैं, एक नॉर्मल साइक्लोन आपको देखने के लिए मिलता है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात परिवर्तनशील डोलड्रम क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी किनारों पर विकसित होते हैं। दोनों बातें आपकी सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 96, यहां पर है निम्नलिखित देशों पर विचार करो, कितने देशों के डैन्यूब नदी प्रवाह होती है। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है। डैन्यूब नदी आपने देखा होगा, यूरोप की एक विशाल नदी कही जाती है डैन्यूब नदी, और लगभग 10 देशों से होकर के ये अपना जल आप देखोगे विसर्जित करती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो जर्मनी से क्या ये डैन्यूब नदी जाती है, देखो कौन कौन से देशों से निकलती है। जर्मनी से निकलती है बिल्कुल,
ऑस्ट्रिया से भी ये बहती है। इन सब के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन तक ये जाती है। तो क्या पोलैंड से जाती है? नहीं, पोलैंड से नहीं जाती है, सर्बिया से जाती है, हंगरी से जाती है, माल्डोवा से जाती है। तो इसमें तीसरा गलत है, बाकी सभी सही है। तो 6 है तो 5 इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये जाकर के अपना जल कहाँ गिराती है? खासतौर पर ब्लैक सी में अपना जल गिरा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विचार करके आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूमि को पार करने के बाद शीतकाल में ध्रुवों की ओर, ग्रीष्मकाल में विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। बिल्कुल देखो ये बात आपकी सही हो जाएगी, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। दूसरा है आपका, ग्रीष्मकाल में स्थल महासागरों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जल होता है, एक तरफ आप क्या करें, आप इसको देख सकते हैं, एक तरफ ये वाटर है और एक आप देखो दो टब लें, एक टब में आप पानी भर दें और दूसरे टब में आप एक और टब लें, उसमें मिट्टी भर दें, तो आप पाओगे जो वाटर वाला है वो कम गर्म होगा अपेक्षाकृत किसके? मिट्टी के। ये आपका सोयल है, तो सोयल अधिक गर्म हो जाती है। ये जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है मिट्टी, लेकिन पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो ये भी बात सही है। शीतकाल में स्थल महासागरों की तुलना में अधिक तेजी से ठंडे होते हैं, ये भी बात आपकी सही है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है सही, देखो तो यहां पर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बिल्कुल सर। कथनों पर विचार करके देखो, यहां पर पहला कथन है, सर्दियों के दौरान अंतर पर्वतीय घाटियों में पर्वतीय ढलानों से ठंडी सघन पवन घाटियों की में उतरती हैं, जिससे घाटी की अपेक्षा उष्ण पवन ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है। क्या ऐसा होता है? सर्दियों के दौरान क्या होता है, क्योंकि देखो तापमान आपका बहुत माइनस में चला जा चुका होता है, तो यहां पर ताप की विलोमकता आपको दिखाई देती है। तो ये बात आपकी सही है। कथन दूसरा है, घाटियों में तापमान का व्युत्क्रमण के कारण कम ऊंचाई वाले ढलानों के ऊपरी ढलानों की तुलना में अधिक उष्ण होने से हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन क्षेत्र में किसान पाले से बचाने के लिए कम ऊंचाई वाले ढलानों पे प्राथमिकता देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इस समय कभी कभी घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे भी गिर जाता है। तो जब वो स्थिति देखने को मिलती है, जापान के सुबा बेसिन में सहतूत के वृक्ष और हिमाचल प्रदेश में सेब के बागान पर्वत के निचले ढलानों पर इसलिए नहीं लगाए जाते ताकि उन्हें शीत ऋतु पे पाले से बचाया जा सके। तो यहां पर सेकंड आपका गलत है। क्लियर? हाँ, सहतूत के बागान होते हैं जापान में, भारत में सेब के। तो यहां पर जो है आपका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ये कह रहा है दोनों सही, ए में दोनों नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है, सी इसका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आज की क्लास का सेकंड लास्ट, मतलब कि 99 नंबर। दीजिए रूबी का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाँ, खातून। महासागरों में पाए जाने वाले अधिकांश धात्विक और अधात्विक खनिज भंडारण गहन सागरीय महासागरीय खाइयों से उत्पन्न होते हैं। महासागरीय निगमन तट महासागर के सबसे उथले भागों में से एक होने के बावजूद भी अधिकांश समुद्री खाद्य संसाधन का स्रोत होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आप ओशन को पढ़ोगे तो ओशन को पढ़ते समय आपको एक बात आवश्यक रूप से ध्यान में रखती है। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये स्थल है और ऐसे एक स्लैब बना हुआ है और फिर ये इस प्रकार से ओशन में आप उतर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो आपका ये जो जलमग्न क्षेत्र होता है, ये लगभग 200 मीटर तक गहरा होता है, ये ज्यादा नहीं होता, 200 मीटर तक। दुनिया भर के लगभग 98% 90% आपके खनिज इसी क्षेत्र में मिलते हैं ओशन के। तो सेकंड तो सही है। महासागरों में पाए जाने वाले अधिकांश जो धात्विक और अधात्विक खनिज भंडारण महासागरीय खाइयों में उत्पन्न होते हैं, नहीं, ये बात गलत है। क्लियर? पहला इसमें सही है क्योंकि यहां पर मत्स्य संसाधन भरपूर क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाता है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका राइट आंसर बी देखने के लिए मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन पूरा विजिबल होगा। ये कह रहे हैं ग्रेट लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। ग्रेट लेक्स आपसे पूछा गया है। बताओ। ग्रेट लेक है आपकी, जैसे सुपीरियर है, मिशन, हारून्स, एरी, ओरिएंटियो, ये ऐसी जोड़ने वाली जलधाराओं को खासतौर पर मिलाकर पृथ्वी की सबसे बड़ी जल और सतही तंत्र बनाती हैं। बताओ इसमें। तो पहला है एरी झील लेक, जो है 5 ग्रेट लेक्स में सबसे उष्ण है। बिल्कुल, जो होम्स आप पढ़ते हो ना, तो इसमें 5 है, सुपीरियन है, मिशिगन है,
हुरी है, एरी है और ओंटारियो है। ये आपको नॉर्थ अमेरिका जो पेनिनसुला वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के बीच में। आप देखोगे बेल्डे नहर, एरी की झील और ओरिएंटो झील के बीच में एक बड़े जहाजों की नौवहन, बिल्कुल सही बात है। सुपीरियर झील ये ग्रेट लेक्स में सबसे उत्तरी और पश्चिम में है। मिशिगन जो है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, एकमात्र ग्रेट लेक में जानी जाती है। तो ये पांचों के बारे में दिया गया है और पांचों यहां पर सही है, मतलब कि चारों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो टेस्ट क्रमांक, आपका जो टेस्ट 3 था ये कंप्लीट हो गया है, जो आपका भूगोल से संबंधित था। तो अब जल्दी ही मिलेंगे आपसे जो टेस्ट क्रमांक 4 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आपको फीडबैक आवश्यक रूप से देना है क्लास में। क्लियर, आप स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो फीडबैक भी दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगता है। तो देखो सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।